Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, we have studied almost half of the poem Auguries of Innocence written by William Blake in our previous lecture. Now we shall continue and discuss the rest of the poem. तो students पहले मैं आपको थोड़ा सा इस poem को इसका previous जो है हमने पढ़ा उसको रिवाइज करवा दूँ. ये poem actually उस करप्शन और इनह्यूमैनिटी को हाईलाइट करती है जो बहुत डीप रूटेड है इस दुनिया में. शायर ने पोएम में नेकी और बदी के दरमियान कन्फ्लिक्ट को प्रेजेंट किया है. पोइट बताता है कि इंसान जो है अपनी इनोसेंस, आज का इंसान अपनी इनोसेंस खो चुका है और करप्शन और जुल्म में बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है. इस पोएम में स्टूडेंट्स पोइट ने जगह जगह एनिमल इमेजरी यूज़ की है और बताया है कि किस तरह से इंसान अपने मटेरियल बेनिफिट के लिए, अपनी पर्सनल मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए इस मासूम और बेबस मखलूक पर जुल्म करता है. इस पोएम में हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का थीम नज़र आएगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन का थीम नज़र आएगा, इन एक्वलिटी और इन ह्यूमैनिटी का थीम नज़र आएगा. तो स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट इसकी लाइंस जहाँ से छोड़ा था वहाँ से हम इसको कंटिन्यू करते हैं. जी. टूल्स वर मेड एंड बोन वर हैंड्स, एवरी फार्मर अंडरस्टैंड्स. स्टूडेंट्स इन लाइंस में ब्लेक ने उस कन्वेंशनल विजडम की बात की है जो तकरीबन हर कोई जानता है. ब्लेक कहता है कि हैंड्स पैदा किए गए हैं, टूल्स बनाए गए हैं. यहाँ हैंड्स जो है वो एक्चुअली सोल के लिए मेटाफर यूज़ किया गया है. ठीक है, ये हमारे इनर सेल्फ का के लिए मेटाफर यूज़ किया गया है. हैंड्स का मतलब ये वाले हैंड्स नहीं, हमारे जो फिजिकल हैंड्स हैं. तो ये हैंड्स जो है ना, ये हमारी रूह के लिए मेटाफर है. और टूल्स जो है ना, ये हमारी बॉडी के लिए मेटाफर यूज़ किया गया है, यानी कि आउटर सेल्फ जो इंसान का है. हैंड्स हमारा इनर सेल्फ और टूल्स हमारा आउटर सेल्फ. यानी इंसान की रूह जो खुदा ने पैदा की है वो तो मासूम है, नेक फितरत है, मगर हमारी आउटर बॉडी यानी कि जो कि टूल है इस दुनिया में परफॉर्मेंस के लिए, इसको अपनी नेक फितरत रूह के मुताबिक हम इस्तेमाल नहीं करते. ठीक है. और ब्लेक कहता है कि ये कितनी फ़नी बात है कि हर फार्मर, फार्मर से मुराद है यहाँ इंसान, हर फार्मर ये जानता है, इस बात को जानता है कि वो एक मतलब उसका इनर अच्छा है, वो एक फितरत, अच्छी फितरत पे पैदा किया गया है, लेकिन वो एक टूल्स को यानी कि अपनी आउटर बॉडी को अपनी फितरत के अकॉर्डिंग यूज़ नहीं करता. वो अपनी फितरत के अगेंस्ट अपने जिस्म और ब्रेन को इस्तेमाल करता है और नेचर को एक्सप्लॉइट करता है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई बिकम्स अ बेबी इन एटर्निटी. यहाँ पे जो इन प्रॉपर यू कैन से के राइम यूज़ हुआ है आई और एटर्निटी. इस पोएम में हम जगह जगह देखते हैं कि इम्प्रॉपर किस्म का राइम जो है वो यूज़ किया गया है. यू कैन से कि पोएम में थोड़ी मॉडर्निटी लाने के लिए भी पोइट ने ऐसा किया है. तो क्या कहा गया है कि हर आंसू जो हर आंख से निकलता है, ठीक है, हर एक आंख से निकला हुआ आंसू जो है वो एटर्निटी में यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक बॉडी बन जाता है. ठीक है, एक बॉडी बन जाता है, एक बेबी बन जाता है. जो किसी पे हम जुल्म करते हैं ना, तो उसकी आंखों से निकला हुआ हर आंसू जो होता है ना, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हेयर आफ्टर में जाके एक बेबी बन जाता है. दिस इज कॉट बाय फीमेल्स ब्राइट एंड रिटर्न टू इट्स ओन डिलाइट. तो फिर क्या होता है कि ये फीमेल्स ब्राइट इसे पकड़ लेती हैं और वो अपनी ही खुशी की तरफ लौटा दिया जाता है. अब यहाँ पे फीमेल्स ब्राइट क्या है? असल में स्टूडेंट्स फीमेल ब्राइट्स जो हैं ये माइथोलॉजिकल फिगर्स हैं. ये फेट का यू कैन से कि मोर पॉजिटिव वर्जन है. और उनका काम क्या होता है? उनका काम रियलिटी की फंक्शनिंग को करेक्ट रखना होता है, इस बात को यकीनी बनाना कि हर एक तकलीफ़ के साथ खुशी भी हो. हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी को तकलीफ़ देते हैं ना, तो जब उसके आंसू बहते हैं तो ये आंसू खुदा के पास बहुत वक़्त रखते हैं. और ये आंसू एटर्निटी में क्या होता है, इनको नेकियों में कन्वर्ट करके या खुशियों में कन्वर्ट करके उस इंसान को लौटा दिए जाते हैं जिसको तकलीफ़ पहुंची होती है, जिसके ये आंसू होते हैं. यानी कि इनको खुशियों में कन्वर्ट करके जो है वो रिटर्न कर दिया जाता है. नेक्स्ट देखें, द ब्लीड द बाक बेलो एंड रॉयर आर वेव्स दैट बीट ऑन हेवंस शोर. यहाँ पे फिर इम्प्रॉपर जो है वो राइम यूज़ किया गया है. और यहाँ पे स्टूडेंट्स इसमें
अगेन विलियम ब्लेक ने एनिमल इमेजरी यूज़ की है और इसमें ओनोमेटोपिया यूज़ हुआ है। साउंड डिवाइस है ना, ओनोमोटे सॉरी ओनोमेटोपिया, तो ये इसमें यूज़ हुआ है, एनिमल साउंड्स को यूज़ किया है। शायर क्या कहता है कि ये जो जानवर हैं ये जब ब्लीट करते हैं, बार्क करते हैं, बेलो बेलो क्या होता है, ये ऑक्स की आवाज़ को कहते हैं, ठीक है। और रॉयर, यू नो वेरी वेल, रॉयर जो है वो लाइन के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो कहते हैं कि ये जानवर जब दर्द से बोलते हैं, जब इन पे जुल्म किया जाता है तो ये दर्द से बोलते हैं, चीखते हैं, तो इनकी आवाज़ें आसमान तक पहुंचती हैं और ये आवाज़ें वेव्स बन के हेवंस के शोर पर टकराती हैं, ठीक है। आसमानों के साहिल पर ये वेव्स बन के टकराती हैं। आपने सुना होगा कि मजलूम की आह जो है आसमान तक फ़ौरन जाती है, यानी कि खुदा उसे फ़ौरन सुनता है। तो यही चीज़ जो है ना वो ब्लेक जो है वो कहना चाह रहा है। नेक्स्ट देखें, द बेबी दैट वीप्स द रॉड बीनीथ राइट्स रिवेंज इन रेलम्स ऑफ डेथ। अब यहाँ पे अगेन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ इशारा किया गया है। आपको बताया था मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ था कि चाइल्ड लेबर का इशू जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बच्चे चिमनी स्वीपिंग करते थे, फैक्ट्रीज़ में काम करते थे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हादसात की वजह से बेचारे मर भी जाते थे और उनको काम के लिए मारा पीटा भी जाता था। तो विलियम ब्लेक कहता है कि बच्चों पर जो जब जुल्म किया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको रॉड से मारा जाता है, तो असल में आप उन पे जुल्म नहीं कर रहे होते हो, आप अपने लिए एक इंतकाम लिख रहे होते हो, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ इशारा है, जब बच्चों से फैक्ट्रीज में जानवरों की तरह काम लिया जाता था, इन्हें रॉड से मारा जाता था, तो ये असल में खुद ही के साथ वो जुल्म करते थे। यानी कि मौत के बाद क्या था कि यू हैव टू पे फॉर इट, डेफिनेटली, कि आपने किसी पे जुल्म किया है तो आपको उसके लिए पे करना है, आपसे इंतकाम लिया जाएगा। और फिर वो नेक्स्ट क्या कहते हैं, द बेगर्स रैग्स फ्लटरिंग इन एयर, जब भिखारियों के फटे पुराने पुराने कपड़े, चीथड़े जो हैं वो हवा में फ्लटर करते हैं, ठीक है, फड़फड़ाते हैं। डज द रैग्स द हेवंस टीयर, तो इससे क्या होता है, इस आसमान को भी ये आंसुओं के साथ रोने पर मजबूर कर देते हैं कि देखो इंसान अपने फेलोज का ख्याल नहीं रख सकता। कुछ इतने अमीर हैं तो कुछ इस हाल में फिर रहे हैं कि उनके कपड़े फट चुके हैं, चीथड़े बन चुके हैं और वो हवा में ऐसे फड़फड़ाते हैं। तो ये चीज़ जो है, ये जुल्म जो है इन आसमान को भी रोने पर मजबूर कर देता है। जी नेक्स्ट देखें, द सोल्जर्स आर्म्ड विद सॉर्ड एंड गन पैलेस्ड स्ट्राइक्स द समर्स सन। क्या कहा गया है इसमें, इन लाइंस में, अब वो जो पोइट है ना वो अब बच्चों पे जुल्म से हट के अब आ गया है मिलिट्री वाली साइड पे, ठीक है, मिलिट्री की करप्शन पे आ गया है। वो कहता है कि अब ये जो सोल्जर्स हैं इन्हें वेल आर्म किया जाता है, ठीक है, तमाम वेपन्स दिए जाते हैं। ये सब चीज़ें देखकर सूरज भी परेशान हो जाता है, सूरज भी परेशान हो जाता है और उदास हो जाता है कि ये जो हुक्मरान हैं इन्होंने अपनी सल्तनतों को एक्सपेंड करने के लिए बेचारी रियाया को सोल्जर्स बनाकर लड़वा रहे हैं। उन पर ये जुल्म है कि वो अपनी फैमिली को छोड़कर अपनी जान की परवाह किए बगैर लड़ने निकल जाते हैं। तो इस जुल्म पर सूरज भी इस पर आंसू बहाता है, वो भी हार मान जाता है कि ये तो मुझसे भी ज़्यादा हैबतनाक है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, द पुअर मैन्स फार्दिंग इज वर्थ मोर देन ऑल द गोल्ड ऑन अफ्रीकाज शोर। अब ये फार्दिंग क्या होता है, फार्दिंग असल में पेनी का क्वार्टर पार्ट यानी कि चौथा हिस्सा होता है। तो शायर क्या कहता है कि एक गरीब आदमी का, द पुअर मैन्स फार्दिंग इज़ वर्थ मोर, एक गरीब आदमी की मेहनत का कमाया हुआ पैनी का चौथा हिस्सा जो है ना वो भी अफ्रीका के गोल्ड शोर से ज़्यादा कीमती है। क्यों कीमती है, क्योंकि उसको कमाने में बेचारे को पता नहीं क्या क्या दुख झेलने पड़े हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि यही जो पैनी का इवन फोर्थ पार्ट है वो जब ये शख्स भूख से मर रहा हो, या गरीब आदमी, तो यही फार्दिंग जो है वो उसको किसी का छोड़ा हुआ खाना हासिल करने में ही मदद करे। तो उसके लिए इसकी वर्थ, इस फार्दिंग की वर्थ, इस पैनी की वर्थ जो है अफ्रीका के पूरे गोल्ड शोर से भी कहीं ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट देखें,
One might wrung from the laborer's hand shall buy and sell the miser's land. अब मजीद नेक्स्ट लाइंस में भी करेंसी का ही थीम जो है वो ब्लेक यूज कर रहे हैं, ठीक है। वन माइट का मतलब होता है द टाइनीएस्ट अमाउंट ऑफ मनी, रकम की बहुत छोटी जो अमाउंट होती है, ठीक है। तो ब्लेक क्या कहता है कि एक मजदूर की कमाई हुई थोड़ी सी अमाउंट एक माइजर की पूरी लैंड खरीदने की ताकत रखती है, क्योंकि उसमें पावर होती है, वो ईमानदारी से मेहनत से कमाई गई होती है। यानी कि एक माइजर जो कंजूस है, पैसा खर्च नहीं कर रहा, वो इस मजदूर के बराबर है जिसके पास बहुत थोड़ा पैसा है। एक माइजर जो अपने पैसे को खर्च नहीं करता, इस पर सांप बन के बैठा रहता है, उसके पैसे की वक़्त इससे कहीं कम है जो एक मजदूर की मेहनत से कमाया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, और इफ प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑन हाई दस दैट होल नेशन सेल एंड बाय। और कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट इसी मेहनत से कमाए हुए पैनी को जो है वो प्रोटेक्ट करे, इन मज़दूरों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, इनकी मेहनत को रिगार्ड किया जाए, तो इनमें इतनी जो है वो एबिलिटी है, इनकी इतनी वर्थ है कि ये पूरी नेशन को सेलिंग और बाइंग में इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। ये नेशन की तकदीर बना सकते हैं। नेक्स्ट देखें, ही हु मोक्स द इन्फेंट्स फेथ शैल बी मोक्ड इन एज एंड डेथ। अब यहाँ पे इन्फेंट्स फेथ का क्या मतलब है? ब्लेक क्या कहते हैं, ही हु मोक्स द इन्फेंट्स फेथ, वो जो बच्चे की फेथ का मजाक उड़ाते हैं, इन्फेंट का शीरख्वार बच्चे के फेथ का मजाक उड़ाते हैं, वो नहीं जानते कि वो बूढ़े भी होंगे, और बुढ़ापे में तो इंसान बच्चों जैसा हो ही जाता है, फिर उनका भी मजाक उड़ाया जाएगा। अब ये इन्फेंट फेट जो है किस लिए स्टूडेंट्स यूज़ हुआ है इन्फेंट का वर्ड? एक्चुअली इंसान की को जब पैदा किया जाता है तो अ, इंसान को नेक फितरत पर पैदा किया जाता है। इंसान खुदा का तसव्वुर लेके पैदा होते हैं, ठीक है। अब ये बाद में हमारी कम्युनिटी, हमारे पेरेंट्स, हमारे फेलोज़ और हमारी सराउंडिंग्स, और डेफिनेटली हमारा अपना माइंड भी है जो हमें नॉन बिलीवर बना देता है, वरना सारे जो हैं वो लोग जो पैदा होते हैं ना, जो इन्फेंट्स होते हैं वो बिलीवर्स होते हैं। तो वो पॉइंट क्या कह रहे हैं कि वो जो बच्चे के बिलीव का मजाक उड़ाते हैं, उसके फेथ का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि आज वो यंग हैं, कल वो बूढ़े भी होंगे, ठीक है। तो फिर उनका मजाक उड़ाया जाएगा। मजाक कैसे उड़ाया जाएगा? ये मर जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे और खुदा के सामने पेश किए जाएंगे, फिर ये ही बुढ़ापा और मौत उनके खुदा के मुनकर होने पर मजाक उड़ाएगा उनका। फिर देखें, he who shall teach the child to doubt, the rotting grave shall near get out। अब ये लाइंस भी प्रीवियस लाइंस के साथ कनेक्टेड है, फेथ से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर भी ब्लेक जो है एथीस्ट्स को जो है वो तंज का निशाना बना रहा है। एथीस्ट्स कौन होते हैं? जो खुदा की एग्जिस्टेंस को डिनाई करते हैं, कहते हैं खुदा है ही नहीं, कोई मज़हब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लेक उन एथीस्ट्स को तंज का निशाना बनाते हैं कि अगर कोई बच्चे को, किसी इन्फेंट को जो कि अच्छी फितरत लेकर पैदा हुआ है और एक बिलीवर के तौर पे पैदा हुआ है, यकीन करता है खुदा पे, अगर कोई एथीस्ट, अगर कोई नॉन बिलीवर उस बच्चे को खुदा के वजूद पर शक करना सिखाएगा, डाउट करना सिखाएगा, तो वो कभी भी रॉटिंग ग्रेव यानी कि गला सड़ा देने वाली कब्र से निकल नहीं पाएगा, ठीक है। यहाँ हम कह सकते हैं कि ये रॉटिंग ग्रेव जो है ना, ये जहन्नुम के लिए यानी कि हेल के लिए एज अ मेटाफर यूज़ हुआ है। तो जो किसी के फेथ को किसी की बिलीविंग को नॉन बिलीविंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, उसके बिलीविंग को डाउट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, वो क्या होगा कि वो अल्टीमेटली जहन्नुम का ईंधन बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ही हु रेस्पेक्ट द इन्फेंट्स फेथ ट्रायम्फ्स ओवर हेल एंड डेथ। नेक्स्ट लाइन जो है ये भी प्रीवियस 4 लाइंस के साथ कनेक्टेड है, यानी कि ये कंटिन्यूसली जो है ना रिलीजियस करप्शन का जो है वो थीम चल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट में भी ब्लेक अपने व्यूज़ को कंटिन्यू कर रहा है। पहले वो नॉन बिलीवर्स की बात कर रहा था, अब वो बिलीवर्स की बात करता है। वो कहता है कि जो जो कोई भी अगर मतलब वो किसी
इन्फेंट के फेथ की रिस्पेक्ट करेगा। इन्फेंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इन्फेंट इसलिए यूज़ हुआ है कि दुनिया में सब इंसान जो है वो खुदा का तसव्वुर लेके पैदा होते हैं, एज अ बिलीवर पैदा होते हैं। तो अगर कोई उस फेथ की रिस्पेक्ट करेगा, उसको एक्नॉलेज करेगा, यानी खुदा के वजूद को मानेगा, तो वो हेल और डेथ पर फतह हासिल कर लेगा। ठीक है। तो अ, फिर नेक्स्ट वो कहता है कि द child's toys and the old man's reasons or the fruits of the two seasons। बच्चे की खिलौने, चाइल्ड्स टॉयज एंड ओल्ड मैंस रीजंस, और बूढ़े की रीजंस। अब यहाँ रीजंस का मतलब है आइडियाज़, इमेजिनेशंस, ख्यालात। ठीक है। बच्चे टॉयज़ के साथ खेलना पसंद करते हैं और ओल्ड पीपल ख्यालों में जो है इमेजिनेशन में अपनी सेटिस्फेक्शन हासिल करते हैं। तो ब्लेक कहता है कि ये खिलौने और ये रीजंस, ये दो डिफरेंट सीजन्स हैं, सीजन्स का फ्रूट हैं, यानी कि इंसान की ज़िंदगी के दो डिफरेंट स्टेजेस हैं और उनकी एक्टिविटीज़ को बयान किया जा रहा है। बचपन और बुढ़ापा, दोनों की अपनी अपनी एक्टिविटीज़ हैं, दोनों की अपनी अपनी यू कैन से कि सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है, यानी दोनों वक्तों में इंजॉयमेंट के दो डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट वो कहता है द क्वेश्चनर हु सिट्स सो स्लाई शैल नेवर नो हाउ टू रिप्लाई। ब्लेक असल में यहाँ पे हमें जो ना रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहा है। उस वक्त की जो रिलीजियस सिचुएशन वो देखता है उस वक्त की सोसाइटी की। यहाँ पे फिर एथिज़म का सीन जो है वो थीम कंटिन्यू हमें नज़र आता है। अगेन वो रिलीजियस थीम पे जंप कर गया। ब्लेक कहता है कि इन लोगों से जो रिलीजन में या स्पिरिचुअलिटी में हर वक्त होल्स तलाश करते रहते हैं, हर वक्त खामियां ढूंढते हैं, सुराख तलाश करते हैं कि कहीं ना कहीं से हमें कोई ना कोई जो है ना वो इसका ड्रॉबैक मिल जाए। तो वो कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो रिलीजन पे सवाल उठाते हैं। ठीक है। और ये ऐसे सवाल उठाते हैं कि असल में इनके पास तो खुद भी उसका जवाब नहीं होता। तो नॉनसेंस किस्म के, इडियट किस्म के क्वेश्चंस होते हैं इनके। ही हु रिप्लाइज टू वर्ड्स ऑफ डाउट डॉथ पुट द लाइट ऑफ नॉलेज आउट। अब वो पहले क्वेश्चनर की बात करता है कि ये जो क्वेश्चनर्स है ना ये इडियट क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है। इनको खुद भी इस चीज़ का नहीं पता है कि इसका जवाब क्या है। अब वो रिप्लायर की भी बात करता है। ठीक है। ये जो दो लाइन्स है ना प्रीवियस टू लाइन्स के साथ कनेक्टेड है। वो कहता है कि वो तो क्वेश्चनर्स जो हैं वो इडियट हैं, उनको इडियट्स को बोलने दो। अगर आप एक इडियट के सवाल का जवाब ढूंढने लग जाओ और उसे रिप्लाई करो तो आप कंस्ट्रक्टिव काम नहीं कर रहे। इस काम में कोई भी आपको जो है ना वो ये कोई अक्लमंदाना कोई विजडम का काम नहीं है, बल्कि आप यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। तो जो एथीस्ट हैं, नॉन बिलीवर्स हैं, वो आपसे खुदा के बारे में या रिलीजन के बारे में उल्टे सीधे सवाल करते हैं जिनका जवाब वो खुद भी नहीं जानते। तो उनको जवाब देने पर अपना वक्त जो है ना वो ज़ाया ना करो। ठीक है। ही हु रिप्लाइज टू सॉरी नेक्स्ट है द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन एवर नोन केम फ्रॉम सेजर्स लॉरेल क्राउन। अब वो कहते हैं कि आज तक का, अब ये यहाँ पे फिर पॉलिटिक्स की तरफ बात आ गई है। ठीक है। पॉलिटिक्स की तरफ वो ले है, मिलिट्री की तरफ ले है कि आज तक जो है वो सबसे ज़्यादा जहर, स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे जो है वो ताकतवर जहर कौन सा है, वो है जहर पावर का। ठीक है। ताकत का नशा जो है ना वो सबसे ताकतवर जो यू कैन से कि पॉइजन है। यहाँ ब्लेक कहते हैं कि पावर जो कि जो ये जो पावर है ना वो एक अल्टीमेट पॉइजन है। एब्सोलूट पावर की डिज़ायर उन लोगों को तबाह कर देती है जो इसे हासिल करते हैं। वो सेज़र की तरह कत्ल कर दिए जाते हैं या फिर वो स्टालिन या हिटलर जैसे मॉन्स्ट्रस टायरेंट बन जाते हैं। किसी भी सूरत में जो ये अल्टीमेट सॉरी एब्सोलूट पावर की डिज़ायर है ना, ये किसी भी सेंस में डिस्ट्रक्टिव है, ये तबाह कर देती है इंसान को। ठीक है। और ये एक जहर है, यू कैन से। नेक्स्ट है नॉट कैन डिफॉर्म द ह्यूमन रेस लाइक टू द आर्मर्स आयरन रेस। और ये भी एंटी मिलिट्री लाइन्स है, प्रीवियस लाइन्स के साथ ही कनेक्टेड है। जब इंसान आर्मर पहन लेता है, ठीक है, जंग पे जाता है, दूसरों की डिस्ट्रक्शन के लिए जंग के लिए रवाना होता है, दूसरों की तबाही के लिए होता है ना, दूसरी नेशंस के लिए, दूसरे कंट्रीज़ के लिए, तो इससे ज़्यादा कोई चीज़ इंसानी नस्ल को डिफॉर्म नहीं कर सकती।
एक वेल फॉर्म में अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में भेजा है। तो जब वो एक इंसान अपने फेलोज़ की डिस्ट्रक्शन के लिए तैयार हो जाता है, तो वो चीज़ जो है ना, ये इंसानी नस्ल को डिफॉर्म कर देती है। ब्लेक एक्चुअली ब्लड शेडिंग के अगेंस्ट है और वो पीस चाहता है। तो वो पीस का जो मैसेज है ना, थ्रू आउट द पोएम हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, when gold and gems adorn the plow, to peaceful art shall envy bow। अब ब्लेक वॉर को छोड़कर पीसफुल आर्ट की बात करता है। प्लो यानी कि हल चलाना, ये एक यानी कि प्लांटेशन करना, पौधे उगाना, सब्जियां उगाना, ये सबसे ज़्यादा पीसफुल आर्ट है। तो ब्लेक कहते हैं कि जब इंसान एक पीसफुल आर्ट अपनाता है, तो ही वो एनवी को बो डाउन करने के लायक होता है। यानी एनवी यानी कि हसद को, यानी पीस और वॉर का असल में उसने पिछली दो लाइंस में और इन दो लाइंस में पीस और वॉर का कंपैरिजन किया है कि कैसे वॉर डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाती है, डिफॉर्मेशन की तरफ लेके जाती है, और पीसफुल आर्ट जो है वो किस तरह से फॉर्मेशन करता है इंसानी नस्ल का। अ रिडल और द क्रिकेट्स क्राई इज टू डाउट अ फिट रिप्लाई। यहाँ फिर से ब्लेक इडियट क्वेश्चनर्स पर लौट आया है। फिर से रिलीजियस थीम जो है वो उसने रिवाइज कर दिया, उसी की तरफ लौट आया, एथीस्ट्स की तरफ लौट आया। ब्लेक कहता है कि ये लोग जो उल्टे सीधे सवाल करते हैं, तो जिस तरह का ये इनको जवाब नहीं देना चाहिए, इनको जवाब देना जो है ना वक्त ज़ाया करना है, बल्कि ऐसा करना चाहिए कि जिस तरह का वो सवाल करते हैं इसी किस्म की रिडल्स या क्रिकेट्स क्राई जैसा जवाब देना चाहिए। अब रिडल क्या होती है? पहेली। क्रिकेट्स क्राई, क्रिकेट एक जिंगर को कहते हैं, ठीक है, उसकी जो क्या होता है कि उसकी आवाज़ की कुछ समझ नहीं आती। डेफिनेटली वो कोई एक रिडल की तरह की आवाज़ होती है, वो उसको इंसान समझ तो नहीं सकता। तो वो कहते हैं जिस तरह के ये नॉनसेंस क्वेश्चन करते हैं ना, इसी तरह के रिडल टाइप जो है ना, इनको आंसर देने चाहिए। ये फिट रिप्लाई होते हैं इन लोगों के लिए। वो इसी की खोज में लग जाएंगे कि उन्हें क्या जवाब मिला, इसी की खोज में वो जो है वो लग जाएंगे और अपने नॉनसेंस क्वेश्चन से जो है वो पीछे हट जाएंगे। द immense inch and eagle smile may claim philosophy to smile। अब ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट सा कपलेट है। ये नॉलेज की रियलिटी के मतलब है। एमिट्स क्या होता है? ये एक आंट होती है, चींटी, ये देखती है, ये वो देखती है जो बहुत छोटा होता है और इसके सामने होता है, ज़मीन पे पड़ा होता है। दूसरी तरफ एक ईगल है, यानी कि एक बाज है, अकाब है, तो जो ये क्या है कि ये मीलों दूर से भी, माइल्स अवे से देख सकता है। तो ब्लेक कहता है कि फ़िलॉसफ़ी लेम नॉलेज है, क्योंकि इसमें चीज़ों के मुतालिक सोचा जाता है, इन्हें परसीव नहीं किया जाता, समझा नहीं जाता। हर चीज़ हमारी परसेप्शन पे डिपेंड करती है। अगर कोई स्मॉल सेंस सॉरी ये अगर कोई मतलब उसकी विजन जो है वो स्मॉल है, तो उसको उतना ही नॉलेज गेन करेगा वो। यानी कि इंसान के इल्म की एक हद है ना, कोई कुछ जानता है तो कोई कुछ। आंट और ईगल की एग्जांपल देकर ब्लेक ने इस लिमिट को प्रेजेंट किया है कि आंट की जो नॉलेज की हद है ना, वो उतनी सी है जितना वो देख सकती है, और ईगल की नॉलेज की हद वो उतना है जितना वो वास्ट वो देख सकता है। तो नेक्स्ट जो है लाइंस, उसको हम देखते हैं। ही हु डाउट्स फ्रॉम व्हाट ही सीज विल नेवर बिलीव, डू व्हाट यू प्लीज। ये भी लाइंस जो है वो पिछली लाइंस के साथ कंटिन्यूड है। एक आंट और ईगल दोनों रियलिटी देखते हैं, ठीक है, थोड़ा देखते हैं या ज़्यादा देखते हैं, दोनों देखते तो रियलिटी है और उस पर बिलीव भी कर लेते हैं। वो इसकी एग्जिस्टेंस की कोई रीज़न तलाश नहीं करते, कोई रीज़न पेश नहीं करते। मगर जो स्केप्टिकल इंसान होता है, जो डाउट्स में पड़ा रहता है, जो भी देखता है उससे नॉलेज हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि वो डाउटेड है, वो उसे यकीन ही नहीं है। तो ब्लेक कहता है कि हम जो भी देखते हैं वो कम या ज़्यादा होती तो रियलिटी है। तो वो जो रियलिटी को क्वेश्चन करता है, वो कभी भी इल्म हासिल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, इफ़ द सन एंड मून शुड डाउट दे वुड इमीडिएटली गो आउट। अब यहाँ पे वो अगेन जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की मिसाल दे रहा है, वो कहता है कि सूरज और चांद अगर डाउट करने लग जाएं तो वो फ़ौरन गायब हो जाएं। डाउट कैसे? मतलब ये कि हम जानते हैं कि सूरज और चाँद जो हैं वो बैठे सोचते तो नहीं है, अपनी एग्जिस्टेंस की कोई लॉजिक तो नहीं देते, वो सिर्फ लाइट देते हैं जो उनका काम है। अगर वो ये सोचना शुरू कर दें तो जाहिर है वो सोचेंगे कि वो क्यों जो है वो मुफ्त में रोशनी दे रहे हैं, जबकि रिटर्न में उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा, तो वो फ़ौरन गायब हो जाएंगे। तो इंसान को ये सोचे बगैर कि इसे रिटर्न में कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा,
दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। ये डाउट्स और रीजंस और फजूल क्वेश्चनिंग सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। नेक्स्ट लाइन, टू बी इन अ पैशन यू गुड में डू। टू बी इन अ पैशन, अगर आप पैशन में हो, यू गुड में डू, तो आप अच्छा कर सकते हो, बट नॉट गुड, लेकिन अच्छा नहीं कर सकते इफ़ अ पैशन इज़ इन यू, अगर पैशन आप में आ जाता है। मतलब ये कि यहाँ पे ब्लेक ये कहना चाह रहा है कि आपका अगर कंट्रोल है अपने पैशन पे, ठीक है, पैशनेट होना एक अच्छी चीज़ है, हर चीज़ के काम के मुतालिक आपको पैशनेट होना चाहिए, लेकिन अगर आप ये पैशन जब तक आपके कंट्रोल में है ना तब तक ठीक है, लेकिन जब ये पैशन आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो आप इसके अंडर कंट्रोल आ जाते हो, तो फिर जो है आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आप कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। यानी कि अगर आपका पैशन आपके कंट्रोल में है तो आप कुछ कर सकते हैं, मगर अगर आपने अपने पैशन को जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ा लिया कि आप इसके अंडर कंट्रोल आ गए हैं, तो कुछ भी अच्छा आपसे सरजद नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखें, द वॉर एंड गैम्बलर्स बाय द स्टेट लाइसेंस बिल्ड दैट नेशंस फेट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वॉर्स, प्रोस्टिट्यूट्स और गैम्बलर्स की बात हो रही है। तो स्टूडेंट्स अगरचे ब्लेक जो है ना वो बहुत लिबरल और रेडिकल सोच रखता था, मगर वो डेफिनेटली प्रोस्टिट्यूशन के हक में तो नहीं था और ना ही गैम्बलिंग के हक में। वो काफ़ी मिस्टिक और रिलीजियस टाइप का बंदा था। तो लंदन में ये जो लाइंस है ना, ये लंदन की उस वक्त की जो यू कैन से कि गवर्नमेंट की कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन, सबको जो है ना वो प्रेजेंट करती नज़र आती हैं। उन दिनों में लंदन में पॉवर्टी की वजह से औरतें प्रोस्टिट्यूशन का प्रोफेशन अडॉप्ट कर लेती थी, तो गवर्नमेंट ने इस प्रोफेशन को लाइसेंस्ड कर दिया। ऐसे ही गैम्बलिंग को भी कर दिया, बजाय इसके कि पॉवर्टी को ख़त्म किया जाता, गरीबी को ख़त्म किया जाता प्रॉपर तरीके से। तो ब्लेक क्या कहता है कि ऐसी करप्शन को जब गवर्नमेंट टॉलरेट करती है तो वो अपने लिए एक करप्ट स्टेट जो है वो बिल्ड कर लेती है। लाइसेंस बिल्ड दैट नेशंस फेट, ठीक है। तो ये असल में सेटायर है गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, द हार्लट्स क्राई फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट शैल वेव ओल्ड एंड इंग्लैंड्स वाइंडिंग शीट। ब्लेक असल में सेम चीज़ जो है वो यहाँ पे भी रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि प्रोस्टिट्यूशन की का थीम जो है ना यहाँ पे नज़र हमें दोबारा से आ रहा है। हार्लेट्स क्राई यानी कि एक और ऐसी औरत की चीख जो पुअर है और रिच मैन इसे फिजिकली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो जब वो फिजिकली एक्सप्लॉइट हो रही है तो उसकी चीख जो है वो उसकी जो चीख है ना वो एक वाइंडिंग शीट साबित होती है। अब वाइंडिंग शीट क्या होती है? वाइंडिंग शीट एक्चुअली एक ऐसी शीट होती है डेड बॉडी के गिर्द लपेटी जाती है जब उसे दफनाया जाता है। तो शायर कह रहा है कि एक ऐसी औरत की चीख जो एक्सप्लॉइट हो रही है वो ओल्ड इंग्लैंड को वाइंडिंग शीट में रैप कर देगी, ठीक है। ये जो इंग्लैंड है ना इसको एक कफन में लपेट देगी, यानी कि अपनी करप्शन की वजह से, इसी करप्शन की वजह से मुल्क तबाह हो जाएगा, डेड हो जाएगा, कफन में लपेटा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, द विनर्स शाउट द लूजर्स कर्स डांस बिफोर डेड इंग्लैंड्स हर्स। इस कपलेट में भी प्रीवियस, ये वाला कपलेट जो है ना ये प्रीवियस के साथ कनेक्टेड है। इंग्लैंड की करप्शन का थीम कंटिन्यूड है। हर्स को कहते हैं ऐसी गाड़ी जो कि किसी डेड बॉडी के लिए कफन यानी कि ताबूत लेकर आती है। तो पिछली लाइंस में ब्लेक ने कहा था कि बेबस एक्सप्लॉइटेड औरत की चीखें कफन की तरह इंग्लैंड को लपेट लेंगी। अब नेक्स्ट क्या होगा? जो लोग विनर्स हैं उनका खुशी के मारे चीखना, और जो लूजर्स हैं उनका दुख के मारे चिल्लाना, उनका बद्दुआएं देना इंग्लैंड की लाश को, इसकी डेड बॉडी को इसकी फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि कंप्लीट तबाही तक ले जाएगी। हकीकत ये है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो लोग कैपिटलिस्ट थे अमीर से अमीर हो रहे थे, यानी कि विनर्स थे, और गरीब बेचारे लूजर्स। और विनर्स की लूजर्स को एक्सप्लॉइट करने के बाद जीतने की खुशी जो थी वो लूजर्स को बद्दुआ देने पे डेफिनेटली मजबूर करती थी,
ठीक है। और जाहिर है कि उनकी कर्सेस स्टेट को कहाँ ले जा सकती थी, तो कंप्लीट डेथ यानी कि तबाही की तरफ। यहाँ हमें इस कपलेट में इनइक्वालिटी का थीम नज़र आता है, इनह्यूमैनिटी का थीम नज़र आता है कि पुअर क्लास और रिच क्लास, लूजर्स और विनर्स, एक क्लास डिस्टिंक्शन थी। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, एवरी नाइट एंड एवरी मॉर्न some to misery are born, every morn and every night some are born to sweet delight। ठीक है। हर सुबह और हर रात को कुछ लोग जो हैं वो यू कैन से कि गम के लिए पैदा होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो खुशी के लिए पैदा होते हैं। सम आर बोर्न टू स्वीट डिलाइट, सम आर बोर्न टू एंडलेस नाइट। अब ये एंडलेस नाइट क्या है? एंडलेस नाइट एक स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक है, हमेशा के लिए दुख जो है। इन लाइन्स में ब्लेक दुनिया को स्पिरिचुअली और फिजिकली दोनों तरह से देखता है। वो कहता है कि इस दुनिया में कोई खुश है तो कोई उदास है, मगर कोई भी कैफियत जो है ना वो मुस्तकिल नहीं है। से कि ये स्टेट ऑफ माइंड है। और दूसरा मतलब यानी कि हर सुबह हर रात आप मिजरी का शिकार हो सकते हैं, मगर हो सकता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग आप डिलाइटेड हों, आप खुश हों। आपका ये स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक है। कोई भी कैफियत मुस्तकिल नहीं है। मगर दूसरा इस वर्सेस का मतलब ये भी हो सकता है कि इस दुनिया में कुछ लोग जो है ना वो सिर्फ मुश्किलात ही फेस करते हैं, सिर्फ दुख ही उनको मिलते हैं, और कुछ लोग हमेशा खुशियाँ पाते हैं। कुछ लोग पैदा ही स्वीट डिलाइट के लिए होते हैं और कुछ लोग एंडलेस नाइट के लिए पैदा होते हैं। यह एंडलेस नाइट का मतलब होता है डीप सैडनेस, यानी कि एंडलेस नाइट जो है ना हमेशा के लिए दुख का मेटाफर है। अब नेक्स्ट देखें, वी आर लेट टू बिलीव अ लाई व्हेन वी सी नॉट थ्रू द आई, when which was born in a night to perish in a night, when the soul slept in beams of light। यहाँ ब्लेक क्या कहना चाहता है? यहाँ ब्लेक ये कहना चाहता है कि जब हम चीज़ों को वी आर लेट टू बिलीव अ लाई, तो हम लोग ना झूठ पे यकीन कर लेते हैं। व्हेन वी सी नॉट थ्रू द आई, जब हम अपनी आँख से नहीं देखते। अब यहाँ आँख जो है ना ये हमारी फिजिकल आई नहीं, ये हमारी स्पिरिचुअल आई की बात हो रही है। ब्लेक ही कहना चाहता है कि जब हम चीज़ों को सिर्फ बैरूनी आँख से देखते हैं ना, उनको फील नहीं करते, तो हमें जो झूठ होता है ना हम उस पर भी यकीन कर लेते हैं, ठीक है। जब हम अपने दिल की आँख से देखते हैं, रूह की आँख से देखते हैं, तो फिर हम जो है ना वो रियलिटी को फाइंड आउट करने की कर सकते हैं। तो हम लोग असल में रियल इन्फॉर्मेशन कैसे हासिल कर सकते हैं? अपनी स्पिरिचुअल आई से देखकर। तो रियल नॉलेज आपको इमेजिनेशन से हासिल हो सकता है। तो नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं? विच वॉज बॉर्न इन नाइट टू पेरिश इन अ नाइट। ब्लेक ये कहता है कि फिजिकल बॉडी, ये जो आई है हमारी, ये फिजिकल बॉडी जो है हमारी, ये रात में, ये अंधेरे में बनाई गई है और अंधेरे में ही ख़त्म हो जाने वाली है। इसका लाइट से कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि जो हमारी रूह है, व्हेन द सोल स्लेप्ट इन बीम्स ऑफ लाइट, ये एक लाइट है, ये रोशनी से बनी है, और इसी लाइट से हम देख सकते हैं चीज़ों के ट्रू मीनिंग्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गॉड अपीयर्स एंड गॉड इज लाइट टू दोज पुअर सोल्स हु ड्वेल इन नाइट, बट डज अ ह्यूमन फॉर्म डिस्प्ले टू दोज हु ड्वेल इन रेलियम्स ऑफ द डे। देखिए, गॉड अपीयर्स एंड गॉड इज लाइट टू दोज पुअर सोल हु ड्वेल इन नाइट। ये जो आखिरी 4 लाइन्स है ना, ये भी प्रीवियस 4 लाइन्स के साथ कनेक्टेड है। तो ब्लेक क्या कहता है कि ये दुनिया, ये मटीरियल वर्ल्ड एक नाइट है, डार्क नाइट, जहाँ पुअर साउल जो है ना, इंसान यानी कि इंसान रहते हैं। तो जो कोई रूहानी नज़र रखता है ना, जो दिल की आंख से देखता है, थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल पावर रखता है, तो उनके सामने खुदा अपीयर हो जाता है रोशनी की शक्ल में, बीम्स ऑफ लाइट की शक्ल में। मगर फिर वो क्या कहता है? बट डज अ ह्यूमन फॉर्म डिस्प्ले, फिर लेकिन वो कहते हैं कि ये इंसानी शक्ल में, ह्यूमन फॉर्म में डिस्प्ले होता है टू दोज हु ड्वेल इन रेलम्स ऑफ डे। अब ये रेलम्स ऑफ डे का मतलब है एटर्नल वर्ल्ड। नाइट, मटेरियल नाइट का ऑपोजिट है ये, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि जब इंसान जो है ना वो थोड़ा बहुत अपनी रूहानी नज़र से देखना है, तो खुदा उसके सामने रोशनी की शक्ल में अपीयर होता है। लेकिन जब वो अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड को कंप्लीट फाइंड कर लेता है, कंप्लीट स्पिरिचुअल आई उसकी खुल जाती है, तो खुदा बीम्स ऑफ लाइट की शक्ल में ज़ाहिर नहीं होता,
बल्कि एक अल्टीमेट ह्यूमन बीइंग की सूरत में ज़ाहिर होता है, यानी कि जीसस की शक्ल में ज़ाहिर होता है। रेलम्स ऑफ डे का मतलब इटर्नल वर्ल्ड है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यही पोएम में एक्चुअली इसका मैसेज यही है कि हमें अपने जो है ना इनर यू कैन से कि हमें हमें स्पिरिचुअल अपनी पावर्स को इन्हांस करना है। हमारी जो रूह हमारे यू कैन से कि बैड डीड्स की वजह से स्पॉइल हो चुकी है, हमें उसको दोबारा से पाक करना है, इन सारे करप्शन से निकल कर उसको पाक करना है, ताकि हम अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड को फाइंड आउट कर सकें। और जब हम अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड को कंप्लीटली पा लेंगे ना, तो फिर खुदा जो है वो उसके साथ हमारा कनेक्शन दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इंसान अपनी इनोसेंस को दोबारा से पा लेगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑगरीज ऑफ इनोसेंस। तो स्टूडेंट्स हमारी ये पोइम कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग विलियम ब्लेक की नेक्स्ट पोइम करेंगे, टाइगर करेंगे, द लैम्प करेंगे, लंदन करेंगे। बहुत सारी पोइम्स हैं इनकी जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, तो वो सारी हम वन बाय वन करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।